साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं समान विज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, जो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपके लिए कंटिन्यूसली मैं डाल रहा हूं शाम में 4 बजे। और उसी सीरीज में हम आज देखेंगे केमिस्ट्री का जो चैप्टर खत्म हुआ था इसके पहले, मोल कॉन्सेप्ट, उसको हम फिर से एक रिवीजन के सीरीज के तौर पर वैसे क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूं जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप पढ़ चुके हैं। अब आपके दिमाग में वो सारा कॉन्सेप्ट है, मूल कॉन्सेप्ट का जो मैंने बताया। अब उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके, उपयोग करके एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल को हल करने की बारी। हमने कल भी कहा था कि पढ़ना जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है उसको गेन करना, अपने दिमाग में रखना, कॉन्सेप्ट को समझना। तो जो पढ़े हैं उसकी अब परीक्षा है यहां पर, और ये 10 सवाल है। 10 आउट ऑफ 10 सही होना चाहिए, 10 में 10 अगर आप कर लेते हैं तो ये मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि किसी भी एग्जाम में मूल कॉन्सेप्ट से सवाल आपका नहीं छूटेगा। मूल कॉन्सेप्ट का एक टॉपिक बचा हुआ है गैस से संबंधित, वो हम गैस लॉ में बताते हैं। जब गैस लॉ पढ़ेंगे, बिहेवियर ऑफ गैसेज, तो वहां चर्चा होगी तो वो कंक्लूड कर देंगे। लेकिन जो मेन मूल कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता चुका। अब आपका काम है कि वीडियो को देख करके समझने के बाद इन क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सके। अगर आप कॉन्सेप्ट पता है तो इन सभी क्वेश्चंस को बनाने में मुश्किल से 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट से भी कम समय लगेगा अगर आपको पता है तो। जो जो चीज मैंने वीडियो में बताया उन सभी बातों को माइन्यूटली ध्यान दें। केमिस्ट्री आज के समय में जीएस में एक बड़ा विषय है। पिछले रेलवे में जो एग्जाम हुआ था, केमिस्ट्री ने धूम मचा दिया। इतना सवाल पूछा कि लोग जो केमिस्ट्री नहीं पढ़ते थे वो उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। और यही हमारी कमजोरी रही है शुरू से, कि जब तक डंडा ना लगे, जब तक हमको बताया ना जाए, कोई प्रेशर ना पड़े, तब तक हम कोई काम नहीं करते। पहले नहीं पढ़ते थे केमिस्ट्री, लोग इग्नोर करते थे कि साइंस से सवाल क्या पूछेगा। और ऐसा पूछा रेलवे में कि लोगों को लगा बिना केमिस्ट्री का तो मेरा रिजल्ट ही नहीं होगा। और यही स्थिति यहां पर है। और इसलिए मैं अब हर चैप्टर के बाद जो भी विषय मैं बताऊंगा, जो भी वीडियो के माध्यम से आपके सामने जो भी सब्जेक्ट प्रस्तुत करूंगा, जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तो ऐसे 10 सवाल लेकर आऊंगा जो एग्जाम में बार बार पूछता है। और इस 10 सवाल से आप उस पूरे चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप वीडियो देख चुके हैं तो ये जब सवाल सॉल्व करेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट एक बार फिर से आपके दिमाग में घूम जाएगा, शुरू से लेकर अंत तक, जिसके कारण आपको इस पर एक काफी पकड़ हो जाएगी, काफी मजबूती आ जाएगी इस चैप्टर। चाहे वो किसी भी एग्जाम में बैठे, बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, एनडीए, टीचर एग्जाम हो, टेट हो, एस टेट, सी टेट, कोई भी, या डिफेंस का एग्जाम हो, सभी में सवाल पूछा जाए। थोड़ा सा गहराई है क्वेश्चन में, नॉर्मल सवाल नहीं है। ऐसे अगर पढ़ा हुआ है तो नॉर्मल ही है, लेकिन गहराई इसलिए दिया गया है कि इसके द्वारा आप कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो ये ध्यान रखना है। वीडियो जो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हमारा जो ये एच रोशन एंड टीम है ये बड़ा हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सकें। और इसके माध्यम से सभी लोगों तक एक क्वालिटी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। जो आजकल चल रहा है चैनल पर, इंटरटेनमेंट प्रोग्राम सब कर रहे हैं, उससे एग्जाम में कुछ फायदा नहीं होने वाला। आप देख करके अपना मन बहला सकते हैं, इंटरटेन कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या पूछेगा, किस तरह से पूछेगा, उसके आधार पर आपको तैयारी करनी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिमाग पर थोड़ा सा जोड़ दें, रिकॉल करें मूल कॉन्सेप्ट को जो पढ़ा है आपने, कि क्या क्या पढ़ा है। मैं पूछूंगा, आप लोग रिप्लाई करेंगे क्वेश्चंस को, और फिर मैं इसको डिस्कस कर दूंगा कि कैसे कैसे ये होता है और कैसे आपको थिंक करना, कैसे आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए, आजकल कौन बनेगा करोड़पति से संबंधित लोग एक डायलॉग देते हैं कि कंप्यूटर जी पर सवाल आए, लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तब सवाल आए। हम ऐसे ही सवाल दे रहे हैं आपको, कोई लाइक की जरूरत नहीं है। आप लाइक ना करें, लेकिन पढ़ें अच्छे से, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें, रिजल्ट हो जाए। आपका रिजल्ट हो जाएगा, मुझे लगेगा कि मुझे लाइक मिल गया, सब्सक्राइब मिल गया, और उससे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। टाइम नहीं बर्बाद करना है, जो भी करना है एग्जाम ओरिएंटेड करना है।
तो चलिए देखते हैं पहला सवाल, जो आपको बोर्ड पर मैंने 10 सवाल लिख दिया। एक एक सवाल को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं आपके लिए। तो पहला सवाल जो बेसिक है, मोल किस पद्धति में प्रयोग होने वाला मात्रक है? तो ये ध्यान रखना है कि ये मोल एक यूनिट है जिसके बारे में पूछा है किस पद्धति में ये लाया गया। तो फिजिक्स के वीडियो में आपको बताया गया सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, मापन की पद्धति। यहां 4 ऑप्शन है, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम। और मैं जब मोल शुरू किया था तो पहला पॉइंट यही बताया था आपको कि ये जो मोल है इट इज ए यूनिट, एक प्रकार का इकाई है, मात्रक। तो ध्यान रखना है कि मोल एक यूनिट है और यूनिट के रूप में मोल का प्रयोग होना शुरू हुआ। और मोल जो आया ये एसआई पद्धति में आया। एसआई पद्धति के बारे में आपको पता होगा कि एसआई पद्धति जो दिया था वो प्रोफेसर गियोर्गी ने दिया था। तो गियोर्गी ने दिया और गियोर्गी ने ये लाया था 1960 में, ये ध्यान रखना। तो 1960 में एसआई पद्धति आया और इसमें 6 मापन की इकाइयों को चयन किया गया जिसमें मोल नहीं था। मोल को छोड़कर सब था, मास, लंबाई, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, विद्युत धारा, ये सब को शामिल किया गया। लेकिन बाद में लगने लगा कि इतना से काम नहीं चलेगा, एक और यूनिट की जरूरत है। और इसके चलते 1960 के बाद 10 साल के बाद 1970 में, मतलब 1969 में आया था, लेकिन 1971 माना जाता है। और इस समय ये 6 के अलावा मोल को भी एसआई पद्धति में जगह दे दिया गया। तो पहले 1960 में 6 ही मात्रक थे, लेकिन 6 के बाद जब ये जुड़ गया तो 1971 में आकर के ये 7 मात्रक हो गए। तो ये ध्यान रखना है, ये एसआई पद्धति में लागू किया गया था प्रोफेसर गियोर्गी के काम के बाद। तो ये मोल किसकी इकाई है? तो इकाई भी मैंने बताया था कि ये इकाई जो है ये पदार्थ की मात्रा का इकाई, ये सब एग्जाम में पूछता है। तो पदार्थ की मात्रा जो हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं उसके लिए एसआई पद्धति में एक मोल का चयन किया गया। तो आंसर क्या होगा? तो आंसर यहां पर एसआई पद्धति होगा, ये ध्यान रखना। तो पहला का बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, बार बार एग्जाम में पूछेगा। अब आगे चलें तो दूसरा सवाल, और कहता है कि इनमें से किसका छोटा भाग परमाणु कहलाता है? ये ध्यान रखना। तो छोटा भाग मतलब होता है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मटेरियल। किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा, छोटा कहने का मतलब कि जिसको काट करके हम जितना छोटा कर सकते हैं वो अल्टीमेट है, उससे छोटा नहीं हो सकता, वो सबसे छोटा है। सबसे छोटा का मतलब उसको और छोटा नहीं किया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम के लिए। ऑप्शन आपको दिया गया है बालू, नमक, ग्रेफाइट, कांच। 4 ऑप्शन है आपके सामने। और पूछा क्या है कि पहला का हमने बता दिया, अब दूसरा को हम लोग देखने जा रहे हैं। और दूसरा कह रहा है कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट बताइए। जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो स्मॉलेस्ट पार्ट जो सबसे छोटा वो एटम है। ये एटम मतलब परमाणु। ये पूछ रहा, ये दे दिया कि परमाणु है, लेकिन वो किसका होता है जो परमाणु होता है? 4 ऑप्शन बालू, नमक, ग्रेफाइट, कांच। तो ये छपले पहले तो ध्यान रखना कि स्मॉलेस्ट पार्ट का मतलब क्या होता है। तो स्मॉलेस्ट पार्ट का मतलब हमने कहा कि सबसे छोटा, इतना छोटा कि जिसे और छोटा नहीं कर सकते आप, और छोटा नहीं किया जा सके, मतलब किसी भी विधि से अगर ऐसा है तो उसी को सबसे छोटा मानेंगे। नहीं किया जा सके, चाहे तोड़कर, हथौड़ी से पीटकर, चाकू से काटकर, केमिकल रिएक्शन कराकर आप और छोटा नहीं कर सकते, वो अल्टीमेट है, उससे छोटा होता ही नहीं है। और छोटा में हमने 2 बताया था। एक बताया था जो यहां लिखा हुआ है कि छोटा में 2 छोटा होता है। एक छोटा होता है जिसको एटम कहते हैं और दूसरा छोटा होता है जिसको मॉलिक्यूल कहते हैं। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है और अक्सर यहां पर सवाल लोग गलत कर देते हैं। गलत इसलिए करते हैं कि लोगों का कंसंट्रेशन नहीं होता इसके पर। जैसे आजकल जो समय चल रहा है, अफवाह का दौर है।
मीडिया का बहुत बड़ा प्रभाव है, सोशल मीडिया का। और इतने तरह के मैसेज आते हैं कि लोग उन मैसेज में कंफ्यूज कर जाते हैं, डिसाइड नहीं कर पाते कि सही क्या है गलत क्या है, और इसलिए आकलन करते हैं लोग, और उस आकलन में अक्सर गलतियां हो जाती, तथ्य तक नहीं पहुंच पाते हैं कि तथ्य है क्या, सच्चाई है क्या। तो इसी को समझना, यहां अणु और परमाणु सुनने में एक लगता है और इसलिए कंफ्यूज कर जाते हैं लोग। तो यहां पर अणु परमाणु को बिल्कुल दिमाग में एकदम क्लियर रखना है, कोई कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन ना हो। तो हमने कहा था कि एटम जो होता है, ये एटम तत्व के लिए प्रयोग होता है। तत्व मतलब एलिमेंट के लिए, कि तत्व का जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो एटम होता है, ये हमने बताया। और यहां ध्यान रखना है कि तत्व के बाद दूसरा जो होता है, हमने पढ़ाया आपको यौगिक। तो यौगिक का जो सबसे छोटा होगा वो अणु कहलाएगा। ये सब हमने बता चुका है आपको वीडियो के माध्यम से। तो तत्व का छोटा परमाणु होता है और यौगिक का छोटा अणु होता है। अंग्रेजी भी लगा तो एटम मॉलिक्यूल, आजकल अंग्रेजी भी लिख देता ऑप्शन में, हिंदी नहीं देता, क्योंकि ये बेसिक चीजें। आपको परमाणु का अंग्रेजी एटम जानना चाहिए, अणु का अंग्रेजी मॉलिक्यूल जानना चाहिए, कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। तो अंग्रेजी में तो थोड़ा सा डिफरेंस भी लगता है, एटम और मॉलिक्यूल, लेकिन हिंदी में अणु परमाणु लोग समझ लेते कि अणु ही परमाणु है, परमाणु ही अणु है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है, इतना बड़ा डिफरेंस कि जैसे आज कोविड-19 वायरस है, तो वायरस बहुत छोटा, वैसा ही बैक्टीरिया होता है। तो बैक्टीरिया वायरस दोनों छोटा, दोनों बीमारी फैलाता है, लेकिन वायरस काफी डेंजरस और फेटल होता है, जानलेवा होता है। बैक्टीरिया उतना घातक नहीं है जितना वायरस घातक, इसलिए वो डिफरेंस है दोनों। तो यही समझना है डिफरेंस को। अणु परमाणु बिल्कुल अलग अलग, लेकिन परमाणु का जब भी प्रयोग होगा एलिमेंट के लिए होगा, और अणु का जब भी प्रयोग होगा यौगिक के लिए होगा। ये ध्यान रखना है। जैसे ही अणु लिख दिया तो आपको समझना यौगिक है, जब परमाणु लिख दिया तो समझना है तत्व है। अब आपको कह दिया कि स्मॉलेस्ट पार्ट कौन है, इसमें स्मॉलेस्ट पार्ट परमाणु किसका होगा। तो मतलब हमने कह दिया कि तत्व का स्मॉलेस्ट परमाणु होता है, तो ढूंढना किसमें कि तत्व कौन है और यौगिक कौन है। यौगिक होगा उसका परमाणु छोटा नहीं होगा, परमाणु उसी का छोटा होगा जो तत्व होगा। तो ये चारों में तत्व ढूंढिए कौन तत्व है, जवाब दीजिए जल्दी। तो जल्दी जवाब दीजिए कि कौन है तत्व इसमें। तो बहुत कॉन्सेप्चुअल है, जो भी एग्जाम्पल इस पर ध्यान रखना है। ये सब एग्जाम्पल मैंने बहुत कैलकुलेट करके दिया। ये नॉर्मल सवाल नहीं है, ये सिर्फ आंसर लगाने के लिए नहीं है, टिक करने के लिए। इसके द्वारा आप पूरा केमिस्ट्री और पूरा मूल कंसेप्ट समझ सकते हैं। तो यहां देखिए बालू ये यौगिक है, नमक यौगिक है, कांच यौगिक नहीं है, मिश्रण। एक ही तत्व है यहां पर ग्रेफाइट, इसलिए आंसर तो सी होगा। आंसर कौन होगा? सी होगा। ये भी अब याद रखना है कि ग्रेफाइट इज ए एलिमेंट, ये तत्व है। ये भी पूछ देगा एग्जाम में कि ग्रेफाइट एक उदाहरण है किसका, तत्व का, यौगिक का। तो ये तत्व है, और चूंकि तत्व है इसलिए इसका छोटा पार्ट परमाणु होता है। बाकी इसका, इसका और इसका जो भी होगा वो अणु हो, परमाणु नहीं हो। क्यों है ये यौगिक और क्यों है ये तत्व? क्यों ग्रेफाइट को तत्व मान रहे हैं और क्यों इनको यौगिक मान रहे हैं? तो हमने शुरू में बताया था कि तत्व में एक ही तरह के एटम होते हैं। जब एक तरह का एटम होगा, एक तरह का, तो एक तरह का एटम वाला, एक तरह का जब एटम होता है तो उसी को हम तत्व कहते हैं, उस पदार्थ को तत्व कहा जाता है। और दो या दो से अधिक तरह के एटम हो, प्रकार अलग अलग हो, तो दो या दो से अधिक तरह का एटम होगा तो उसको हम यौगिक मानेंगे, और तब उसका छोटा पार्ट अणु कहलाए। तो बालू का सूत्र क्या होता है? किनको किनको पता है? पूछता है एग्जाम में, बालू का रासायनिक सूत्र बताएं। तो बालू सील का जो यूज होता है बिल्डिंग निर्माण में, बहुत कॉमन है, हम देखते हैं दिन रात। तो बालू का सूत्र होता है SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड। इसी को सिलिका का नहीं, बालू है, तो बालू है ये। उसके बाद क्या है? नमक। नमक का होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ग्रेफाइट इज ए कार्बन, इसमें और कुछ नहीं है, कार्बन है ये। और एक है कांच। कांच का सूत्र कोई पता है किसी को? किसी को? एनीबॉडी जो देख रहे हैं लाइव कमेंट कीजिए। तो ये जो है ये NaSiO2,
SiO3 NaSiO3, तो ये जो है सोडियम सिलिकेट है। और ये जो बनता है, ये ध्यान रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और तथा बालू, इन सब को मिला करके जब गर्म कर देते हैं तो ये कांच बन जाता है, इसी को ग्लास कहते हैं। तो यहां देख रहे हैं सब में जो हमको समझना है वो एक्चुअली में समझना है अणु और परमाणु को। तो यहां देखें, यहां 2 तरह का आइटम है, यहां 2 तरह का आइटम है, यहां तो कई तरह का आइटम। तो ये सब तो एलिमेंट नहीं हो सकता, अकेले कौन है? कार्बन। इसलिए ग्रेफाइट में सिर्फ कार्बन है, इसलिए इसको एलिमेंट माना जाता है। बाकी सब में एक से अधिक तरह का एलिमेंट है, इसलिए सब यौगिक। तो आंसर क्या हो गया? ग्रेफाइट हो गया। ध्यान रखना, जो जो पॉइंट हम बोल रहे हैं वो सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। हम इसलिए कहा कि इतना अगर आप ध्यान रख लें 10 क्वेश्चन, तो एग्जाम में मोल कॉन्सेप्ट फिर छूटेगा नहीं। कोई भी सवाल, एक भी सवाल गलत नहीं होगा, वो चाहे जैसा भी कठिन से कठिन सवाल पूछ दे, अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता है आप सवाल आंसर बना पाएंगे। तो चलिए 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। काफी अच्छे कमेंट्स आए, काफी लोगों का सही भी है, लेकिन जिनका गलत भी है उनको ध्यान रखना है कि हड़बड़ाना नहीं है। आप पूरा वीडियो को कंटिन्यूअसली देखें, सिस्टमेटिकली जैसे मैं बता रहा हूं उस प्रकार से आप करते चलें। जो भी विषय मैं बता रहा हूं वो सारा विषय आपको कमांड हो जाएगा, कहीं से कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं। तो चलिए, कहा जाता है कि थोड़ा थोड़ा जो पढ़ते हैं इधर उधर, उससे अच्छा एक बार थोरो पढ़ें और बहुत गहराई से पढ़ें। बहुत सारा कहावत है कि 100 लोहार की, 100 सुनार की और 1 लोहार की। थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं जैसे तैसे तो काम नहीं होता। अगर गहराई से पढ़ लिया जाए एक बार, तो फिर वो आपके लिए जीवन भर काम करता। और इसी रूप में पढ़े। अब यहां से आगे चलते हैं, तो तीसरा क्वेश्चन है, और ये भी कॉन्सेप्चुअल। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न तत्व का 18 ग्राम है, ये दिया हुआ है वेट इसका 18 ग्राम, तो सर्वाधिक मोल किसका है? मतलब जो ये दिया हुआ है 4 ऑप्शन, वो सब का 18-18 ग्राम। तो अगर सब का 18-18 ग्राम लिया जाए तो उसमें किसका मोल सबसे ज्यादा होगा? बताइए जल्दी से, 5 सेकेंड आपके पास। और 5 सेकेंड में कितने लोग रिप्लाई करते हैं? काफी अच्छा रिप्लाई है। कुछ लोगों का, दिव्या का, राज जी का, प्रदीप का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा जवाब देते हैं। तो तैयारी करें और हम करें बार बार कॉन्सेप्ट पर ध्यान, रटने का प्रयास न करें। तो चलिए, यहां पर 2 ऑप्शन दिया, 2 आपको विकल्प दिया है कि एक तो वेट दिया हुआ है और मोल पूछ रहा है। और वेट और मोल निकालने का हम तरीका बताए थे कि जब वेट दे दिया रहे और मोल पूछ दे, और वो तत्व है, ये तत्व है कि यौगिक है सब, सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, क्या है? अभी मैंने बताया इसके पहले वाले क्वेश्चन में। तो चारों तत्व है। क्यों तत्व है चारों? क्योंकि चारों में अकेले अकेले आइटम है, एक ही तरह का। यहाँ सोडियम अकेले है, यहाँ कैल्शियम अकेले है, यहाँ एल्युमिनियम अकेले, यहाँ मैग्नीशियम अकेले, सब अकेले, इसलिए सब तत्व है। और तत्व का जब मोल निकालते हैं तो तत्व का मोल वेट के आधार पर जब निकालते हैं, तो हमने बताया था कि तत्व का मोल कैसे निकालेंगे जब वेट दिया रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। और तत्व का मोल निकालने के लिए बताए थे कि जब भार दिया रहे तो करते क्या है? दे देते हैं, जो दिया गया भार होता है वो भार ले लेते हैं और इस भार को भाग दे देते हैं किससे? परमाणु भार से। तत्व का परमाणु भार से ये दे देते हैं तो मोल मिल जाता। तो दिया गया भार तो सबके लिए कॉमन है। ऊपर वाला कितना है? 18 ग्राम। ऊपर वाला कितना है? सब का 18 ग्राम। अब परमाणु भार पता होगा तभी सवाल बनेगा। इसलिए मैंने कहा था कि मोल कॉन्सेप्ट या केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो पीरियोडिक टेबल का 1 से 30 तक का जो भी एलिमेंट है, ये सभी एलिमेंट का आपको सब कुछ जानना चाहिए। 1 से 30 तक जो आवर्त सारणी में पढ़ना है, इतना याद रहेगा तभी सवाल बनेगा। अब यहां एटॉमिक वेट पता ही नहीं तो कैसे निकालेंगे? वेट तो दे दिया, अब एटॉमिक वेट के आधार पर यहां पर हमको निकालना है कि सर्वाधिक ज्यादा किसका मोल है। तो मोल ज्यादा होने के लिए क्या होना चाहिए? ये वाला नीचे वाला कम होना चाहिए। जिसका परमाणु भार कम होगा उसका मोल ज्यादा होगा, क्योंकि वेट बराबर है। तो किसका परमाणु भार सबसे कम है देखते हैं। तो यहां कितना है? तो सोडियम का 23 होता,
सोडियम का एटॉमिक वेट 23 होता, कैल्शियम का 40 होता, एल्युमिनियम का 27 होता और मैग्नीशियम का 24 होता। तो चारों का एटॉमिक वेट है ये। तो सोडियम का कितना है 23, 40, 27, 24। तो सबसे कम जिसका होगा उसका मोल ज्यादा होगा। तो सबसे कम यहां क्या है, तो 23 रखेंगे यहां, तो ये वाला वैल्यू सबसे ज्यादा मिलेगा मोल। 23 रखेंगे तो मिलेगा जितना, 27 रखेंगे तो उससे कम मिलेगा, 24 रखेंगे तो इससे कम मिलेगा और 40 रखेंगे तो सबसे कम मिलेगा। मतलब 23 किसका है, तो सोडियम का है। मतलब अगर सोडियम का 18 ग्राम दिया हुआ है तो सबसे अधिक मोल किसका होगा, सोडियम का ही होगा। क्यों सोडियम का होगा, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक वेट इन चारों में सबसे कम है 23। जितना नीचे एटॉमिक वेट बढ़ता जाएगा मोल की संख्या घटती जाएगी। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, देख रहे हैं कि सब जोड़ करके सवाल पूछ रहा है और सबको जोड़ करके ही आप आंसर निकाल सकते हैं। अब आगे चलें तो चौथा सवाल, और चौथा सवाल कह रहा है क्या, तो चौथा सवाल है कि 20 ग्राम कैल्शियम में प्रोटॉन की संख्या निकाल। सेम सवाल है लेकिन यहां प्रोटॉन पूछ रहा। दिया क्या है, कैल्शियम कितना दिया है 20 ग्राम। हमने कहा था कि जब भी आपको कोई भी पूछे, एटम, मॉलिक्यूल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी पूछे, तो सबसे पहले क्या करना है, क्या करना है, तो सबसे पहले मोल निकाल लेना है। और मोल निकालने का तरीका वही है, वेट बटा एटॉमिक वेट। तो मोल निकालना है तो मोल यहां निकालें किसका, कैल्शियम का, कि मोल कैल्शियम का कितना है अगर वो 20 ग्राम। तो यही फॉर्मूला है, वेट बटा एटॉमिक वेट। तो वेट कितना 20 और कैल्शियम का भी हम लिखे एटॉमिक वेट कितना 40, तो 20 बटा 40 कर देते। तो 20 बटा 40 करें कितना होगा, ये 1 बटा 2, मतलब कितना है, आधा मोल। कितना है, आधा मोल। तो आधा मोल कैल्शियम दिया हुआ आपको। और हम पढ़े थे कि एक मोल किसी भी एलिमेंट का होता, तो एक मोल में एटम की संख्या कितनी, तो एवोगाद्रो नंबर के बराबर इतना। यही बताया गया कि एक मोल में एटम की संख्या 6.023 गुना 10 का पावर 23। अब इतना एटम है किसका, कैल्शियम का। और कैल्शियम के एक एटम में कितना प्रोटॉन होता, यहां दिया हुआ है प्रोटॉन की संख्या निकालना है, एटम में निकालना, प्रोटॉन निकालना। और प्रोटॉन कहां होता है, एटम में। और एटम में जो प्रोटॉन होता है, हमने पढ़ा है कि कोई भी एटम होता है तो एटम का ऐसे नाभिक होता है और नाभिक के बाहर ऑर्बिट होते, और जितना इसका प्रोटॉन होता है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना, तो कैल्शियम का होता है 20 और 40। तो 20 एटॉमिक नंबर है और 40 मास नंबर, जो हमने 40 लिया। यहां प्रोटॉन पूछ रहा है, प्रोटॉन ही बता रहा है 20, मतलब एक एटम में 20 होता। तो यहां पर 20 है एक एटम में, इसके नाभिक में। और आपके पास एटम कितना है, एक मोल में इतना, तो आधा मोल में कितना, तो आधा मोल करना है तो आधा मोल कर देंगे। तो 0.5 मोल बराबर अगर लिखना है तो 0.5 से गुना कर देते हैं इसको, 0.5 गुना 6.023 गुना 10 का पावर 23 एटम, इतना एटम हो गया। इसको गुना करेंगे तो जो आएगा ये 3.0115 गुना 10 का पावर 23 एटम हो जाएगा। ये ध्यान रखना, कितना एटम, तो 3.0115 गुना 10 का पावर 23 एटम। क्यों हुआ रहा ऐसा, क्योंकि मोल आधा हो गया। जब मोल आधा हो गया तो एटम भी आधा होगा। और एक एटम में हमने कहा कि एक एटम अगर कैल्शियम होता है तो इसमें प्रोटॉन की संख्या 20 होता है, इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर 20। तो एक में 20 है तो इतना में कितना, तो एक में 20 इतना में निकालना है। तो क्या करेंगे, 20 से गुना कर देंगे इसको, 3.0115 गुना 10 का पावर 23। तो यहां 20 को हम ले रहे हैं इधर, तो इधर ले लेंगे 20 को, तो कितना चला जाएगा ये, तो 3 मल्टीप्लाई धीरे करेंगे तो फिर तो यही आ जाएगा। ये आधा किए थे तो इतना हुआ था, इसको डबल करेंगे तो उतना ही होगा। तो 6.023 गुना 10 का पावर 23 और एक कितना 24, ये क्या होगा, प्रोटॉन होगा। तो एक एटम में इतना प्रोटॉन था, इसलिए आपको एटम पता था तो एटम के हिसाब से प्रोटॉन हमने कैलकुलेट कर लिया। अब यहां पर प्रोटॉन की संख्या पूछ रहा है कि कितना होगा, तो क्या आंसर होगा इसमें, निकालिए। तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा, यही ना आया, 6.023 गुना 23 गुना 10 का पावर 24। तो ये ध्यान रखना आप, क्योंकि देख रहे हैं कि एक ही कॉन्सेप्ट से सब बन रहा।
तो ये 4 नंबर हो गए। अब 5वां नंबर पर चलते हैं और 5वां सवाल देखते हैं। आप देख रहे हैं कि कितना कॉन्सेप्ट है, सवाल बहुत छोटा छोटा लेकिन इतना कॉन्सेप्ट है कि आप इतना पढ़ लें तो फिर पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं। अब चलिए देखते हैं 5वां नंबर सवाल। और 5वां बिल्कुल आसान है, ये हम पहले भी आपको सॉल्व करके बता चुके हैं। कह रहा है इनमें कौन यौगिक नहीं है। अभी यौगिक वाला सवाल यहां हम बताए थे, सारा कॉन्सेप्ट बता चुके, उसी को यहां यूज करना। तो इसमें यौगिक नहीं है, यहां तत्व नहीं पूछ रहा है, यौगिक नहीं है ये पूछ रहा है। यौगिक नहीं मतलब तत्व है, यौगिक और तत्व और मिश्रण, तो मिश्रण तो है, तो यहां पर यौगिक नहीं है। तो यौगिक नहीं है तो बालू, कांच, हीरा, नमक, क्या आंसर होगा? तो यह ध्यान रखना है, यहां आंसर 2 हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा यहां पर कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान देना। यहां पर पहला तो कि यौगिक एक बालू, जिसका सूत्र होता है, अभी हमने लिखा, बालू का सूत्र क्या होता है? सिलिकॉन ऑक्साइड, SiO2, ये लिखा हमने, बालू है ये। दूसरा है नमक, नमक का हमने लिख चुका है NaCl। कांच के बारे में अभी बताया हमने कि कांच जो है मिश्रण है 3 चीजों का, SiO2, इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट और इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट। ये तीनों को मिला करके 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करना होता है और गर्म कर देते हैं तो ये कांच बन जाता है। तो ये भी मिश्रण है, यौगिक ये भी नहीं। और ये भी यौगिक नहीं, क्योंकि हीरा क्या है? तत्व है। हीरा क्या है? तत्व है। क्यों तत्व है? क्योंकि जैसे ग्रेफाइट वैसे ही हीरा भी है। और तत्व के रूप में हीरा को इसलिए मानते हैं क्योंकि हीरा में भी सिर्फ क्या है? कार्बन। और जब अकेले होता है कोई एटम तो वो तत्व कहलाता। तो ये ध्यान रखना है कि हीरा यहां पर यौगिक नहीं है, कांच भी यौगिक नहीं, इसलिए आंसर यहां पर एक और दे देते हैं हम, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ई ऑप्शन दे देते हैं, और ई ऑप्शन में आंसर क्या हो जाएगा? बी एंड सी, ये दोनों यौगिक नहीं, एक तत्व है और दूसरा मिश्रण है। कांच मिश्रण है और हीरा तत्व है। बीपीएससी जैसे एग्जाम में ऐसे ही सवाल पूछा जा रहा है, एक से अधिक आंसर सही होता है। नॉर्मल एग्जाम में एक एक आंसर सही होता है, लेकिन बीपीएससी में 5 ऑप्शन देता है, और 5 ऑप्शन में वही होता है, एक से अधिक सही है या एक भी सही नहीं। तो यहां दोनों सही है कि कांच और हीरा में से दोनों कोई यौगिक नहीं, ये तत्व है और ये मिश्रण। तो ये ध्यान रखना है 5वां नंबर। अब चलते हैं 6ठा क्वेश्चन देखते हैं। और 6ठा कह रहा है, जो कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इसमें कुछ है नहीं, इतना तक आप पढ़ लिए हैं 5 सवाल, तो अब आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। 6ठा कह रहा कि निम्न तत्व का 0.25 मोल है तो सबसे कम परमाणु किसका होगा? सभी तत्व का दिया हुआ है, मोल कितना? 0.25। तो सबसे कम परमाणु, इसमें एटम सबसे कम है। तो एक कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इसलिए कि यहां सब का मोल दे दिया। क्या दे दिया है? सब का मोल। और सब का मोल जो है वो कितना है? तो सब का मोल 0.25, मतलब बराबर है, मोल में अंतर नहीं है, सब का मोल बराबर है। मतलब 0.25 मोल इसका है, 0.25 मोल इसका है, 0.25 मोल इसका, तीनों का। और हमने कहा था कि तत्व कोई भी हो, 1 मोल होगा तो एटम सबका बराबर होगा। तो मोल जब बराबर है तो एटम सबका क्या होगा? बराबर होगा, अंतर नहीं होगा, क्योंकि मोल यहां पर सेम है। वो एलिमेंट कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा था कि 1 मोल तत्व, जैसे ही लिखा था ऐसे हमने, 1 मोल तत्व बराबर क्या? तो 6.023 गुना 10 का पावर 23। यहां मोल में तत्व लगा हुआ, तत्व कोई भी होगा, एटम बराबर होगा, मोल बराबर। तो यहां 1 मोल तत्व था, इतना था। अब 0.25 है तो इसमें 0.25 से भाग गुना होगा, मतलब 1/4 से गुना करेंगे। तो अगर करेंगे इसको 0.25 से गुना तो कितना हो जाएगा? 1.505 गुना 10 का पावर 23, इतना होगा। क्योंकि 4 से यहां भाग देंगे तो इतना ही आएगा लगभग। तो इतना आइटम होगा, लेकिन इतना आइटम जो होगा ये सब का कॉमन होगा, क्योंकि सब का मोल बराबर, ये मोल में कोई अंतर नहीं। तो यहां कम ज्यादा नहीं होगा। क्या आंसर होगा? सभी में समान हो। तो ध्यान रखना है। अब चलते हैं 7वां क्वेश्चन देखते हैं।
और 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा। तो कॉस्टिक सोडा तो अपने आप में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन उठाकर देखेंगे, सैकड़ों बार पूछा गया एग्जाम। तो 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा में मोल की संख्या कितनी होगी? बिल्कुल आसान है। तो कॉस्टिक सोडा पहले तो समझना कि होता क्या है। कॉस्टिक सोडा और एक होता है कॉस्टिक पोटास, ये दोनों पूछता रहता है, कॉस्टिक सोडा और कॉस्टिक पोटास। तो कॉस्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH और कॉस्टिक पोटास का सूत्र होता है KOH। आगे के वीडियो में ये सब भी डिस्क्राइब करेंगे। और दोनों का सूत्र ध्यान रखना है, NaOH भी और KOH भी, बार बार पूछे। तो आपको जो दिया है कॉस्टिक सोडा दिया, यहां 10 ग्राम मतलब ये NaOH है। तो कह रहा है कि इसमें मोल की संख्या कितनी होगी। तो मोल की संख्या निकालना है। तो यहां बेट दे दिया, और बेट हम कहे थे तो यहां यौगिक है और दिया गया रहता है अगर बेट, तो यौगिक का मोल कैसे निकालते हैं? तो यौगिक का मोल बराबर लिखते हैं क्या? भार बटा अनुभाग। भार बटा अनुभाग ये ले लेते हैं तो मोल मिल जाता है। तो भार कितना? तो 10 ग्राम दिया है, 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा, और कॉस्टिक सोडा का अनुभार कितना कितना होगा? NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना? तो मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो सोडियम का 23 अभी बताए थे, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो 23 16 39 और 1 40, मतलब यहां अनुभार 40 लेना। तो ये कटेगा 1/4 बराबर कितना? तो 0.25। तो 0.25 ये ध्यान रखना, बराबर कितना? तो 0.25। कौन आंसर होगा? तो आंसर यहां पर 0.25 मोल की कौन होगा? तो आंसर सी हो, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया 7वां नंबर सवाल। अब चलते हैं 2-3 और सवाल है जिसके माध्यम से आप और भी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो 7वां के बाद 8वां, और 8वां कह रहा है कि 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट में परमाणु की संख्या बताएं। परमाणु की संख्या बहुत ध्यान से सोचना है कि क्या पूछ रहा है। परमाणु की संख्या पूछ रहा है, दिया है सोडियम कार्बोनेट और दिया है बेट 53 ग्राम। तो दो चीज दिया कि दे दिया आपको क्या, 8वां नंबर सवाल है, और दे दिया कि ये 53 ग्राम है और जो है ये सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3। तो बताइए Na2CO3 क्या है? ये तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, क्या है? तो यौगिक। क्यों यौगिक है? क्योंकि एक से अधिक एटम है, अलग अलग तरह का, सोडियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन। तो ये यौगिक है। लेकिन पूछ क्या रहा है? परमाणु पूछ रहा है। हमने कहा था यौगिक में अणु होता है, परमाणु नहीं होता। लेकिन कॉन्सेप्ट है यहां पर कि परमाणु तो है, सोडियम का परमाणु है, कार्बन का परमाणु है, ऑक्सीजन का परमाणु। तो टोटल परमाणु कितना? 53 ग्राम। ये है क्या? सबको पता होगा? कोई बता सकते हैं क्या है? जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए विद इन सेकेंड। तो यहां पर सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा है, धोने वाला सरफ है, पूछता एग्जाम। खाने वाला सोडा जो रसगुल्ला वगैरह में, पाव रोटी में यूज होता है, वो होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा, इसलिए बेकरी कहते हैं। जो ब्रेड बनता है, केक बनता है, सब इससे बनता है। और कपड़ा साफ होता है इससे। दोनों पूछता है, खाने वाला सोडा का सूत्र बताइए और धोने वाला सोडा का सूत्र बताइए। तो धोने वाला ये है, खाने वाला ये है। लेकिन आपको ये दिया गया है ये, और 53 ग्राम। तो हमने कहा कि जब वेट दिया रहे, कंपाउंड था तो कुछ भी दिया रहे, तो पहले मोल निकाल लेना। तो मोल ये यौगिक है, इसलिए क्या होगा? वेट बता मॉलिक्यूलर वेट। वेट को अनुभार से भाग दे देंगे तो मोल मिल जाएगा, कितना मोल है। तो वेट दिया 53 ग्राम और इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालें तो कितना? तो 2 सोडियम का 23 और गुना 2 प्लस 12 और प्लस 16, 1 ऑक्सीजन का गुना 3 जोड़ देंगे तो 46 प्लस 12 और प्लस 48, ये हो जाएगा टोटल 106। कितना हो जाएगा? 106, 106। तो 106 से यहां भाग दे देते, तो 106 से भाग देंगे तो 2 से कटेगा, 1/2 हो गया। तो हाफ मोल हो गया किसका? सोडियम कार्बोनेट का, मतलब
वाशिंग सोडा। अब हाफ मोल है तो कह रहा है कि हाफ मोल में आप बताइए क्या, तो परमाणु की संख्या बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये निकालना क्या है परमाणु। और आप पढ़े हैं क्या, तो पढ़े थे कि जब यौगिक होता है तो मोल में अणु होता है, तो एक मोल सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3 तो कितना होता अणु, तो अणु होता कितना, तो एक मोल में तो फिक्स है कितना गुना 10 का पावर 23 अणु होता, लेकिन है कितना, आधा मोल है, तो आधा मोल करेंगे इसको, तो आधा मोल Na2CO3 बराबर कितना, तो 6.023 गुना 10 का पावर 23 बटा 2 अणु, तो 2 से भाग दे देंगे तो पाएगा कितना, तो 3.0115 गुना 10 का पावर 23 अणु हो गया, इतना आ गया अणु। लेकिन निकालना क्या है, परमाणु निकालना, तो ये अणु की संख्या दी रहा, इतना अणु है 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट में, इसमें वाशिंग सोडा, और ये एक अणु है, एक अणु अगर सोडियम कार्बोनेट रहे, एक अणु Na2CO3 रहे तो कितना परमाणु है इसमें, कोई बता सकते हैं, कोई एनीबॉडी जो देख रहे हैं लाइव उसको बताएं। तो यहां देखें, बिल्कुल सिंपल है, यहां लिखा हुआ है जितना जिसका आइटम है उसकी संख्या लिखी हुई है, तो सोडियम का कितना लिखा हुआ है 2, कार्बन अकेले है +1, ऑक्सीजन कितना है 3, मतलब जोड़ दें तो 6 हो जाता है, 2 सोडियम 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन, तो 3 1 4 और 2 6, मतलब एक अणु सोडियम कार्बोनेट में टोटल 6 परमाणु है, 6 परमाणु आपस में मिल करके एक अणु बनाया, और आपके पास टोटल अणु कितना है, इतना अणु, तो इतना अणु है और एक अणु में इतना परमाणु, तो टोटल परमाणु कितना, तो कुल परमाणु की संख्या निकालना, यही पूछ रहा, तो कुल परमाणु अगर निकालना है तो एक में 6 है तो टोटल में कितना, तो 6 से गुना कर देंगे, तो 6 गुना 3.0115 गुना 10 का पावर 23, तो अगर इसको गुना करें तो 18 दशमलव कुछ आएगा, गुना ही कर देते हैं, तो ध्यान दें 6 × 30 और 6 × 3 9, 6 0.6 18 गुना 10 का पावर 23 परमाणु, ऑप्शन में है। कॉस्टिक सोडा ये पूछना है, 8वां नंबर था, तो यहां देख रहे हैं इतना गुना 10 का पावर 23, इतना गुना 10 का पावर इतना 12 है, 18 नहीं, मतलब इनमें से कोई भी सही नहीं, कोई नहीं, आंसर कितना होगा, इतना होगा, ये ध्यान रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कॉन्सेप्चुअली कैसे निकला, आपको परमाणु पूछा था, आपको अणु निकालना था, मोल निकाला, अणु निकाला, और एक अणु में एटम की संख्या देख ली और जितना अणु था उसके हिसाब से उसको गुना कर लिए, आपको परमाणु की संख्या मिली। तो ये कंफ्यूज नहीं करना है कि यौगिक है तो अणु नहीं परमाणु नहीं पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है, ये सारा कॉन्सेप्ट पता है तभी आप सवाल बना पाए। अब यहां 9वां नंबर सवाल देखिए, अब 9 नंबर सवाल जो लिखा गया है उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, क्या पूछ रहा है और क्या निकालना है। तो 9 नंबर बिल्कुल आसान है और कॉन्सेप्चुअल है, जो आप पढ़े हैं उसके माध्यम से आप सवाल आंसर कर सकते हैं। यहां कह रहा है किसी तत्व का मोल बढ़ने से क्या नहीं बढ़ेगा, क्या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं, क्या नहीं बढ़ेगा, नहीं लगा हुआ, किसी तत्व का मोल बढ़ने से, तो मोल तत्व के लिए क्या नहीं बढ़ेगा, तो ऑप्शन है पहला परमाणु, दूसरा भार, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा अणु। तो कोई कंफ्यूजन है किसी को, किन्हीं को लग रहा है कि ये क्वेश्चन कठिन है नहीं बनेगा, तो रिप्लाई कीजिए जल्दी। अब यहां ध्यान दीजिए कि यहां अणु लिखा गया, और अणु हमने कहा था तत्व में अणु नहीं होता है, तत्व में परमाणु होता है। तो मोल बढ़े तत्व का तो उससे अणु के क्या लेना देना, उससे कोई लेना देना नहीं। मोल बढ़ेगा तो परमाणु की संख्या बढ़ेगी, मोल बढ़ेगा तो तत्व का भार बढ़ेगा, मोल बढ़ेगा तो तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सिंपल देखें कि 1 मोल सोडियम लिखें, 1 मोल सोडियम लिखें, 1 मोल सोडियम,
और फिर लिखे 2 मोल सोडियम, तो मोल बढ़ गया, 1 से 2 हो गया, और दोनों सोडियम ही है, तत्व ही है, तो 1 से 2 हो गया। तो क्या क्या बढ़ा, यहां सोडियम का एटम कितना, तो एटम 6.023 गुना 10 का पावर 23, इतना परमाणु है इसमें। अब यहां कितना, तो ये 1 मोल में इतना, तो 2 मोल में 2 से गुना होगा, तो एटम क्या हो गया, बढ़ गया, दुगना हो गया एटम। तो एटम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, परमाणु बढ़ गया। यहां 1 मोल सोडियम था, तो वेट कितना, 23, और 2 मोल सोडियम है, तो 23 और गुना 2 46 हो गया, तो भार भी बढ़ गया। और यहां का इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल एटम में इतना एटम है, और सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें 11 से गुना करें और इसमें 11 से गुना करें, क्योंकि दुगना हो गया, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, डबल हो जाएगा, मतलब जितना होगा पहले उससे और ज्यादा हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा। लेकिन अणु तो होता ही नहीं है तत्व में, तो अणु में तत्व नहीं होता, इसलिए आंसर यही होगा, कौन, डी। अब लास्ट में 10वां सवाल, और इसको कंक्लूड करेंगे, तो आपका मोल कॉन्सेप्ट का पूरा तैयारी आसानी से हो जाएगा। वीडियो को जरूर देखें, लाइक सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और कंटिन्यूसली प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को वॉच करें। कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। परफेक्शन बहुत जरूरी है, लेकिन परफेक्शन आने में वक्त लगता है, बार बार आदमी गलती करके ही अपनी गलती को सुधारता है, और सच्चा हितकारी वही होता है जो आपकी गलतियों को बताए, आपकी प्रशंसा ना करे। प्रशंसा करने वाले से हमेशा बच कर रहें, ऐसे लोग आपका नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जो भी करें, बार बार हम कह रहे हैं, जुनून के साथ करें, डेडिकेशन के साथ करें। जिसके पास भी 3D होता है वो जीवन में बहुत सफल हो जाता है। तो 3D पर हमेशा ध्यान रखें। तो 3D आपके जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए, सफल होना है। तो 3D मतलब क्या, तो एक होता है डेवोशन, एक होता है डेडिकेशन, और एक होता है डिटर्मिनेशन। ये 3 चीज अगर है तो जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकते हैं। कोई भी चीज को सफल होना है तो सफलता को प्राप्त करने के लिए पागलपन होना चाहिए, जुनून। तो दैट इज कॉल्ड डिवोशन। डेडिकेशन मतलब समर्पण होना चाहिए उसके प्रति, कि जो चीज है उसी के लिए समर्पण होना चाहिए। तो पहला तो कि डिवोशन हो, जुनून हो, डेडिकेशन हो मतलब समर्पण हो उसके लिए, और तीसरा डिटर्मिनेशन। और डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति, कि एक बार लक्ष्य साध ले तो लक्ष्य प्राप्ति के पहले वो कभी भी चैन से ना बैठे। तो ये चीज ध्यान रखना। एक समय की बात है, एक ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, जंगल में बैठ करके आसन लगाए हुए थे, ध्यान, और बहुत सालों से तपस्या कर रहे थे। उनको साक्षात्कार करना था, मोक्ष प्राप्ति चाहिए थी, भगवान का दर्शन करना था। जिस जंगल से वो तपस्या कर रहे थे, जंगल में, उस जंगल से एक महिला गुजर रही थी, और महिला जो थी वो महिला अपने प्रेमी के खो जाने से विक्षिप्त हो चुकी थी। उनका जो प्रेमी था वो खो गया था, उसको बिछुड़ गया था उससे, और इसके चलते उनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी, और वो हर जगह अपने प्रेमी को ढूंढ रही थी। तो प्रेमी बिछुड़ गया, महिला परेशान थी, और हर जगह उसको प्रेमी ही दिखता था। उसको डेडिकेशन था, जुनून था, प्रेमी से बहुत लगाव था उनको। और इस लगाव में वो भटकते भटकते उस जंगल से गुजर रही थी, और जहां पर ऋषि मुनि आसन लगाकर बैठे हुए थे, उस ऋषि मुनि पर पांव धरते हुए पार कर गई। तो ऋषि मुनि पर जैसे ही इस महिला का पांव पड़ा, ऋषि मुनि का ध्यान भंग हो गया, और वो आंख खोले और काफी गुस्से से महिला पर क्रोधित हो गए। उन्होंने बुलाया कि सुनो, ये क्या पागलपन है कि तुमको ये भी नहीं दिखता कि एक साधु संत ऋषि मुनि जो तपस्या कर रहे हैं उन पर पैर दे करके तुम आगे जा रही हो, इतना भी तुम्हारे पास विवेक नहीं है। महिला फिर भी नहीं सुनी उनकी बात को, फिर उन्होंने चिल्लाया कि तुम ऐसा नहीं करोगी, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तो महिला जब ये बात सुनी कि श्राप दे दूंगा, महिला मुड़ती है, ऋषि मुनि को देखती है,
तो ऋषि मुनि को सवाल किया महिला ने कि मुझे तो आप में ऋषि या संत का कोई गुण दिखाई नहीं देता। तो ऋषि मुनि ने कहा, ऐसा क्यों कहती हो? मैं तो तपस्या में लीन हूं, भगवान का दर्शन करना चाहता हूं। तो कहती है कि ऐसा तपस्या क्या जो आपको ये दिखाई दे रहा है कि आप पर कोई चढ़ कर पार कर रहा। मेरा प्रेमी खो गया, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है कि आगे सामने गड्ढा है कि नदी है कि नाला है, मैं कहीं भी जा सकती हूं। मैं प्रेमी को ढूंढ रही हूं तो वो हमको कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो हमने पार कर गया आप पर। हमको नहीं पता कि आप बैठे हुए हैं कि पत्थर है क्या है। और आप कहते हैं साधु हैं, और साधु का जब ध्यान लगता है तो उसका तो प्राण भी चला जाए तो भी पता नहीं चलना चाहिए कि वो ध्यान लगाए हुए। तो ऐसा क्या डेडिकेशन, ऐसे तो कभी आपको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मतलब उन्होंने बताया कि डेडिकेशन क्या होता है। महिला कितना डेडिकेटेड थी और साधु कितना डेडिकेटेड थे। और यही होना चाहिए कि जब डेडिकेशन हो जाए तो कुछ दिखना नहीं चाहिए आपको जीवन में। लक्ष्य साध लिया तो लक्ष्य आपके लिए जुनून होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए। और इतिहास वही बदलता है जो पागल होता है। अच्छे लोग, सेंसिबल लोग कभी इतिहास नहीं बनाते। और इसलिए आपको अपने लाइफ में ये 3 चीज को ध्यान रखें, डिवोटेड रहें, डेडिकेटेड रहें और डिटरमाइंड रहें। तो चलिए लास्ट सवाल कंक्लूड करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप जो भी करेंगे 3D के साथ करें। तो चलते हैं और आगे 10वां सवाल देखते हैं। तो 10वां सवाल यहां कंप्यूटर जी नहीं है, हम तो ऑलरेडी लिख चुके हैं पहले से, आपको दिख रहा है यहां लिखा हुआ है 1.8 ग्राम जल में परमाणु की संख्या बता। तो यहां भी वही चीज है, जल दिया है और परमाणु की संख्या पूछ रहा। बहुत आसान है, सब बना चुके हैं, ये वाला वही सवाल था, वही सवाल यहां भी है। तो जल है कितना, 10वां नंबर सवाल है, और 10वां है जल के बारे में। और जल कितना है, 1.8 ग्राम जल। 8 ग्राम जल है। हमने कहा जैसे ही वेट दिया रहे आप पहले मोल निकाल लीजिए। तो मोल बराबर क्या निकालते आ रहे हैं, वेट बटा, और यौगिक है तो क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट दे दिया कितना, 1.8 ग्राम। और मॉलिक्यूलर वेट जल का कितना, H2O होता है जल का, हम पहले भी निकाल चुके हैं। और H2O जो होता है, तो ये H2O पर ध्यान दें, तो H2O 2, हाइड्रोजन का 2 और प्लस ऑक्सीजन का 16, 18, मतलब 18 से भाग दे देते। तो कटे कितना होगा, 1/10, मतलब 0.1 मोल है। कौन चीज है, जल, 0.1 मोल जल। और इसमें पूछ रहा है क्या, परमाणु की संख्या बता। तो 0.1 मोल जल में परमाणु बताना है, अणु नहीं बताना है। तो परमाणु कैसे निकालते हैं, पहले अणु निकालते हैं और अणु में परमाणु काउंट करके गुना कर देते हैं। तो 0.1 मोल है, मतलब 1 मोल अगर जल होता तो 1 मोल जल में कितना होता, 6.023 गुना 10 का पावर 23 अणु होता, किसका, जल का। लेकिन है कितना, 0.1 मोल है। तो 0.1 से गुना कर देते हैं, 6.023 गुना 10 का पावर 23 गुना 0.1। तो 0.1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा ये, तो यहां 10 हो गया ऐसे, तो 1/10 कर देते हैं और 10 को यहां काट देते हैं ऐसे। तो आ जाएगा आंसर 6.023 गुना 10 का पावर 22। ये क्या हो गया, अणु मिल गया आपको, किसका, जल का। लेकिन पूछ रहा है परमाणु, तो अणु मिला और परमाणु पूछ रहा है। एक अणु में कितना परमाणु है, तो अभी H2O लिखे थे, तो एक अणु में हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1। तो एक अणु जल में कितना परमाणु, तो 3 परमाणु। इसलिए कुल परमाणु कितना, तो कुल परमाणु लिखेंगे तो 3 से गुना करना होगा इस अणु में। तो 3 गुना 6.023 गुना 10 का पावर 22 कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, तो आंसर करें। तो ये आंसर जो हो जाएगा 6.023 गुना 10 का पावर 23, 3 से गुना करें, 3 3 9, 3 दूनी 6, 0 और 6 तिया 18 गुना 10 का पावर 22। और मेरा उम्मीद है कि आपके ऑप्शन में ये चारों में से कोई नहीं, इसलिए नहीं है कि जब हम क्वेश्चन लिख रहे थे ये परमाणु की जगह हम अणु लिखना चाह रहे थे, और इसलिए यहां पर परमाणु से संबंधित ऑप्शन दिया हुआ, अणु से संबंधित परमाणु पूछा है, इसलिए एक ऑप्शन और जोड़ दीजिए इसमें, और ऑप्शन जोड़ दीजिए ई, और आंसर लिखिए ये वाला 18.069 गुना 10 का पावर 22
2 परमाणु। तो आंसर ई हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अगर ये चारों ऑप्शन होता तो इनमें से कोई नहीं आंसर होता, लेकिन आपके लिए हम यहां पर, चूंकि अणु दिमाग में चल रहा था मेरा, लेकिन लिख दिया परमाणु, और अणु के हिसाब से यहां ऑप्शन लिखा गया। अगर अणु होता तो ये आंसर सही हो जाता। यहां देख रहे हैं आया है ये 6.023 गुना 10^22 अणु होता तो ये सही हो जाता, लेकिन अणु की जगह परमाणु मैंने लिख दिया, इसलिए आंसर अब ये नहीं हो करके ये हो। क्योंकि एक अणु में 3 परमाणु, तो इसका तिगुना होगा। तो ये ध्यान रखना है, और इससे पता चलता है कि हम क्वेश्चन कहीं से उठा कर नहीं देते हैं, क्वेश्चन हम खुद सोच कर लिखते हैं, और लिखने में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, और इसलिए कभी कभी ऑप्शन या क्वेश्चन में कुछ गलतियां हो जाती जो बनाने के दौरान सुधर जाता है। तो इस पर ध्यान नहीं देना, आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना। हमने क्वेश्चन खुद उठाया, खुद कैलकुलेट किया कि कहां कैसे देना है, इसके कारण लिखने में कभी कभी इधर उधर हो जाता। अगर क्वेश्चन से उठाते कोई किताब से तो सब कुछ सही लिखाता। तो कट पेस्ट हम कभी करते नहीं है, चाहे ऑफलाइन क्लास हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो, हम इधर से उधर क्वेश्चन नहीं करते। जो क्वेश्चन था मेरा खुद का लिखा होता, बुक लिखते हैं तो खुद लिखते हैं। तो यही आपका मूल कॉन्सेप्ट से संबंधित सारा पूरा कॉन्सेप्ट है। जीवन में जो बातें बताई जाती है उसको इंप्लीमेंट करें। जीवन बहुत अनमोल है, जीवन बहुत शॉर्ट है, बहुत छोटा है, और इस छोटे जीवन के एक एक पल को जीने का प्रयास करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।